चलो ध्यान देना, शुरू कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वाला अपना टॉपिक चल रहा था। सेक्शन 12, 13, 14 तीनों चीज़ों पे हमने मेजरली डिस्कशंस कर लिए। कुछ इंटरनल पॉइंट्स पेंडिंग है जो सम्स के साथ मुझे आपको बताने थे। तो अभी तक जितना पढ़ाया है जो सेक्शंस में, उसमें से आपकी कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो क्लियर कर लो, नहीं है तो फिर आगे अपने सम्स की तरफ चलते हैं। बोलो, लास्ट में सेक्शन 14 बताया था, क्लियर है। 12 में हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखा, 13 में सर्विसेज, 14 वाला एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहां हम देख रहे थे इन बिटवीन अगर जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे ट्रांजैक्शन पे क्या पड़ेगा। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा ट्रांजैक्शन इन बिटवीन था, कंप्लीट नहीं हुआ था और बीच में रेट चेंज हो गया। अगर ट्रांजैक्शन पूरा पहले कंप्लीट हो चुका है, मतलब सप्लाई, इनवॉइस एंड पेमेंट, ऑल थ्री आर डन बिफोर द चेंज और ऑल थ्री आर डन आफ्टर द चेंज, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। लेकिन ये तीनों एक्टिविटीज़ के बीच में रेट चेंज हो गया और एक पार्ट बाकी है कुछ भी, तो फिर प्रॉब्लम आएगी और उसके लिए सेक्शन 14 क्लैरिफिकेशन दे रहा है। 6 पॉसिबिलिटीज हमने देखी। सप्लाई को पहले आप कांस्टेंट कर दो, या सप्लाई बिफोर मान लो या आफ्टर, बाकी चीज़ों में फिर कॉम्बिनेशंस लगा लो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये हमने देखा। अब इसके बेस पे आगे सम्स हमें सॉल्व करना है। जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं पेज नंबर 51 पे, वो स्टार्ट करते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में उसका पूरा एक रिवीजन भी हो जाएगा विद एग्जांपल्स, और आपको कितना प्रोविजन समझ में आया उसका एप्लीकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हेडिंग में पहले पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, बोला इंडिपेंडेंट केसेस में आपको कैलकुलेट करना है। सेक्शन नंबर 12 का रेफरेंस भी दे दिया और बोला सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये क्लैरिफिकेशन तो जरूरी था, तभी मालूम पड़ेगा ना क्या करना है। अब आप देख लो, जैसे सीरियल नंबर 1 है तो वो एक क्वेश्चन है आपका, मतलब एक ही इलस्ट्रेशन में 3 क्वेश्चन है आपके लिए एमसीक्यू के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन में डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, और जिस दिन उसने पेमेंट किया, ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो यूजुअली हमें पता है कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, और बोला है कि दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इनवॉइस की डेट हम डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। तो हमें ये देखना होगा कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। अब किससे कंपेयर करेंगे उसको, रिमूवल से। ठीक है, तो रिमूवल से आप कंपेयर करोगे तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या डिले हो गया, डिले हो गया। तो इस सिचुएशन में इनवॉइस की डेट तो रिजेक्ट होगी, तो कौन सी डेट एक्सेप्ट होगी, रिमूवल वाली, दैट इज 1 अक्टूबर 2020। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है, पेमेंट के साथ। ठीक है, तो रिमूवल की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो फाइनली आंसर वापस क्या आएगा आपका, 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। बोलो, कोई क्वेरी इसमें, समझ आए? तो जो कंडीशन जिस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं उसी फ्लो में आपको चलना है। मैं आपको वापस एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस में स्टार मार्क है, हमने देखा कि भाई आपको इसको डेट ऑफ रिमूवल से कंपेयर करना है। पहले इन दोनों में से आप सिलेक्ट करोगे विच एवर इज अर्लियर, जो सिलेक्ट होगा फिर उसको इससे कंपेयर करोगे, अगेन विच एवर इज अर्लियर, और फाइनली आपको मिलेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में? अब पेमेंट की डेट में भी स्टार मार्क होता है, अब डेटा में वो कंडीशन होगी तो वो 2 कंडीशंस में से विच एवर इज अर्लियर आपको करना पड़ेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, क्लियर। सेकंड एंट्री देखें, अब आप ट्राई करो, बताओ क्या होगा। इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है क्या, हाँ या नहीं, हुआ है ना। तो उसको कंपेयर करेंगे विथ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर वही आ गया वापस से 1 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ ये डेट व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, इसका कुछ काम है क्या, नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एडिशनल कॉलम दे रखा है। वो पूरे कॉलम का इस इलस्ट्रेशन में कोई काम ही नहीं, बिकॉज गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, सॉरी मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर ये अवेलेबिलिटी की डेट का कोई रेफरेंस नहीं, कुछ काम ही नहीं है उसका। थर्ड एंट्री देख लेते हैं, इसमें बता दो क्या होगा आंसर। डेट ऑफ पेमेंट, कुछ भूल नहीं रहे आप, एक बार ध्यान से पढ़ लो। एक सिचुएशन जो ये यहाँ पे है, स्पेसिफिक सिचुएशन है। डेट ऑफ पेमेंट आंसर होगा या कुछ और होगा, नहीं, डेट ऑफ पेमेंट नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट भूल गए, याद करो। नहीं, डेट ऑफ पेमेंट तो पहले है ना, एडवांस वाली सिचुएशन नहीं है ये। गुड्स कौन से दिन पे रिमूव हुए, 4 नवंबर, और पेमेंट उससे पहले ही आ गया था। ये एडवांस वाली सिचुएशन है। एडवांस वाली सिचुएशन मतलब अपना नोटिफिकेशन प्रोविजो, वो 1000 रुपये वाला पॉइंट जो कैंसिल हो गया, नोटिफिकेशन 66 आ गया, वो पॉइंट है। उसमें क्या बोला था, नोटिफिकेशन क्या बोल रहा था, डेट ऑफ पेमेंट लेंगे या डेट ऑफ इनवॉइस बेसिस पे लेंगे, क्या करेंगे, इनवॉइस बेसिस बोला था ना। अगर एडवांस का मतलब यही होता है कि सप्लाई से पहले पैसे आ गए, यहाँ वही हो रहा है, सप्लाई से पहले ही पैसे आ गए। तो सप्लाई से पहले अगर पेमेंट आ चुका है तो दैट मीन्स कि ये एडवांस है,
गुड्स का मैटर है और एडवांस है, मतलब नोटिफिकेशन अप्लाई होगा। वो बोल के नहीं देंगे, आपको खुद को याद आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ तो नोटिफिकेशन था, उन्होंने क्वेश्चन में कोई रेफरेंस नहीं दिया, रेफरेंस ही दे देंगे तो फिर आपको खुद को क्या पता होगा। तो वो लिखेंगे नहीं क्वेश्चन में कि नोटिफिकेशन का ध्यान रखना, वो आपको खुद अप्लाई करना है, ठीक है। और ऑप्शन वाले पेपर में प्रॉब्लम वही है, आंसर में 1 अक्टूबर भी होगा, बाकी डेट्स भी होंगी, तो गलत होने के चांसेस भी रहेंगे अगर आप श्योर नहीं हो। तो नोटिफिकेशन ये बोलता है कि अगर एडवांस में पैसा रिसीव किया है गुड्स के अगेंस्ट, तो इनवॉइस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस बेसिस का मतलब इनवॉइस वर्सेस रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये है कि दोनों डेट सेम है। मजा तब आता जब दोनों डेट अलग होती, तो एक्चुअली में दोनों डेट अलग होती तो आपको उसका इफेक्ट समझ में आता, बट क्योंकि यार दोनों डेट सेम है तो बोले सर अब इनवॉइस की डेट लें या रिमूवल की, फर्क क्या पड़ा, दोनों डेट एक ही है ना, 4 नवंबर ही आपको लेनी है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे 4 नवंबर होगा। अगर दोनों डेट्स अलग होती तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ही करते हैं, ठीक है। एक 4 नवंबर है, एक सेकंड होती तो सेकंड आंसर आता, फिर वो इनवॉइस की डेट हो या रिमूवल की उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इनवॉइस बेसिस का मतलब कि आपको ये पार्ट जो है पेमेंट वाला वो इग्नोर करना है, ठीक है, एडवांस है ना, तो आपको सिर्फ यही दो कंपेयर करने हैं, दोनों में से जो अर्लियर है वही आपका आंसर है। हाफ कैलकुलेशन ही करना है, ऐसे आप समझ लो, पूरी कंडीशन नहीं लगानी है, ये इसको छोड़ दो, सिर्फ आधी कंडीशन आपको लगानी है एडवांस वाले केस में। आया आप समझ में? तो 1 अक्टूबर आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 4 नवंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, इसमें भी सेम बोला है, सेक्शन 12 सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स और ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री में देख लो, इन्वॉइस टाइम पे इशू हुआ है या नहीं, हुआ है ना, रिमूवल से पहले ही हो गया, तो इन्वॉइस की डेट ले सकते हैं। इन्वॉइस की डेट को पेमेंट की डेट के साथ कंपेयर कर लो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ एडवांस पेमेंट भी नहीं है ना, सेम डे, जिस दिन रिमूव हुआ उसी दिन पैसा दिया, उसको एडवांस पेमेंट नहीं बोल सकते, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा है। सेकेंड एंट्री में इन्वॉइस टाइम पे इशू हुआ है, नहीं, डिले हो गया ना, तो रिमूवल की डेट लेनी पड़ेगी, कंपेयरिंग दैट विद द डेट ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, उसका रीज़न आपको रिमार्क्स में दिया हुआ है, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, मतलब मेरी एक ब्रांच सूरत में है, एक मुंबई में, और मैंने सूरत वाली ब्रांच से मुंबई वाली ब्रांच को गुड्स भेजे, दोनों का मालिक मैं ही हूँ, तो एक खुद से क्या पैसे चार्ज करूँगा, तो नहीं चार्ज किया, कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज़ अ सप्लाई, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, सूरत वाले का जीएसटी नंबर अलग है, मुंबई वाले का जीएसटी नंबर अलग है, तो जीएसटी की नज़र में दो सेपरेट एंटिटीज़ है, तो उस हिसाब से वो तो उसको सप्लाई की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पेमेंट की डेट है ही नहीं, तो आपके पास विच एवर इज अर्लियर कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका आंसर फिर वही आएगा जो रिमूवल की डेट है ना। रिमूवल की डेट हमने सिलेक्ट तो कर ली थी, बट पेमेंट की डेट के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो जो रिमूवल की डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं। क्लियर? थर्ड एंट्री देखते हैं, यहाँ पे रिमूवल और इनवॉइस तो सेम है, अवेलेबिलिटी ठीक है अपनी जगह, उसका काम ही नहीं है। पेमेंट वाले केस में आप देखो क्या हो रहा है, एक पेमेंट आपको मिला है 20 नवंबर को 5 लाख रुपए, बोला है ना वो एडवांस है, और बाकी का पेमेंट आपको 10 दिसंबर को मिला। अब क्योंकि पेमेंट दो पार्ट्स में है, इंस्टॉलमेंट्स में है, तो दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे। आप 5 लाख वाले का जब कैलकुलेशन करो तो उसको सेपरेट एंट्री की तरह ट्रीट करो, उसका क्या टाइम ऑफ सप्लाई आता है वो निकालो, फिर बैलेंस जो 6,20,000 है उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकालो। तो देखते हैं पहले 5 लाख वाले में क्या करेंगे। देखो 5 लाख वाले ट्रांजेक्शन पे तो अपना नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा, वो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि रिमूवल से पहले ही पेमेंट आ चुका है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवॉइस बेसिस। तो जो आपका फर्स्ट 5 लाख रुपीस वाला जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 1 दिसंबर, ठीक है। रिमूवल और इनवॉइस ये दो ही कंपेयर करने, तो आंसर आ रहा है 1 दिसंबर। और जो बाकी का बैलेंस पेमेंट है 6,20,000, ये भी एडवांस है क्या? ये तो रेगुलर पेमेंट है ना, सर्विसेज या गुड्स रिसीव करने के बाद, तो उस सिचुएशन में तो अपना नॉर्मल रूल लगाएंगे, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला। तो देख लो उस हिसाब से आपका आंसर क्या बन रहा है, वापस वही आ रहा है 1 दिसंबर। अब ये तो डेट्स पे डिपेंड करता है ना कि आंसर सेम आ रहा है अलग आ रहा है, बट अपना कैलकुलेशन जो है वो दो पार्ट्स में करना है, टाइम ऑफ सप्लाई दोनों का अलग अलग गिनना पड़ेगा, एमसीक्यू के ऑप्शंस में भी वो चीज़ वैसे ही विजिबल होगी, ठीक है। अब समझ आ गया कैसे गिनना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्लियर बोला है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो ही नहीं रहा है, मतलब रिमूवल वाली कोई बात ही नहीं होती, तो डेट ऑफ रिमूवल दिया भी हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, जबकि यहाँ दिया नहीं उन्होंने, तो टेंशन नहीं। बोला है डेट व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, तो अवेलेबिलिटी की डेट दे रखी है। अब इसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है। देखो फर्स्ट एंट्री में आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, ठीक है, अवेलेबिलिटी के पहले इशू हो गया, तो मतलब इनवॉइस इज इशूड ऑन करेक्ट टाइम, ड्यू डेट से पहले, तो इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर।
तो फर्स्ट एंट्री में आपका आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 2020। डन। वैसे ही सेकेंड एंट्री भी देख लेते हैं। सेकेंड में इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ क्या, नहीं, तो अवेलेबिलिटी की डेट सिलेक्ट हो गई, उसको कंपेयर करेंगे पेमेंट के साथ, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। एडवांस वाली सिचुएशन ना हो, ये आप एक बार ध्यान रख लेना। थर्ड केस में देख लो, गुड्स अवेलेबल करवाने से पहले पेमेंट आ गया, 6 तारीख से कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो अवेलेबल करवाने से पहले पेमेंट आ गया मतलब एडवांस। एडवांस आते ही नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बोलता है कि रिसिप्ट बेसिस मत करो, इनवॉइस बेसिस करो। तो इनवॉइस बेसिस में हमें पहली 2 डेट्स कंपेयर करनी, इनवॉइस की डेट और अवेलेबिलिटी की डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 4 नवंबर। सिंपल। एमसीक्यू ऐसे ही आने वाले हैं अगर इस पॉइंट पे आते हैं। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करना उनके पास ऑप्शन ही नहीं। देखो सेक्शन में जितना है हमने पढ़ लिया है और सारा अप्लाई भी कर दिया है, तो इसको ट्विस्ट करके भी कितना घुमा लेंगे, कितना आपको कंफ्यूज कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम हमारी तरफ से ही आती है जब हम पूरा पढ़ के नहीं गए होते, ऑप्शंस के भरोसे जाते हैं। अब ऑप्शंस वो लोग जो प्लान करते हैं ये पेपर्स में, चारों ऑप्शन ना सोच समझ के रखे होते हैं कि ऐसा नहीं कि एक डेट तो करेक्ट आंसर है, बाकी की 3 कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होगा। वो लोग ना उस सम को कैलकुलेट करके देखते हैं स्टेप वाइज कि स्टूडेंट्स कौन से स्टेप्स पे मिस्टेक करते हैं, और अगर इस स्टेप पे मिस्टेक की तो आंसर किस तरफ जाएगा, वो भी एक ऑप्शन होगा। कोई दूसरे स्टेप पे मिस्टेक की तो आंसर किस तरफ जाएगा, वो भी ऑप्शन होगा। तो आइडियली तो ऐसा है कि चारों ऑप्शन आपको लगेंगे कि अगर मैं कुछ भी प्लस माइनस कर लूँ तो चारों ऑप्शन बनेंगे, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता कि इसमें सही रास्ता कौन सा है। तो किसी भी रास्ते से आप वो नंबर तक तो पहुंच सकते हो जो दिख रहा है, बट विच इज द करेक्ट आंसर, उसके लिए आप श्योर होने चाहिए कि ये स्टेप मुझे करना है, इससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट है, नहीं तो वो ऑप्शन आपको और कंफ्यूज कर देंगे। तो इसलिए ऑप्शन के भरोसे ये पेपर आप देने जाओगे तो इससे बड़ा डिजास्टर आपके पेपर में कुछ होने ही नहीं वाला है। तो बेटर है सेक्शंस पे फोकस करो, 4 ऑप्शन देखे बिना भी आपका आंसर करेक्ट आ जाए, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी, तो आपको ऑप्शंस और नेगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ डराने वाली चीजें हैं। जिसने पढ़ा हुआ है पूरा श्योर है कि भाई मुझे पता है सेक्शन में यही है, तो नेगेटिव मार्किंग हो ना हो, आंसर में कुछ भी ऑप्शंस दिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा आंसर आना चाहिए। तो अपने प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 अभी पेंडिंग रखो, जो आगे मैंने सेक्शंस आपको स्किप करवाए थे ना, वो उससे रिलेटेड है, मैं एंड में करवाता हूँ। उससे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्योंकि वो अपने डिस्कस कर चुके हैं, वो बन जाएगा। क्वेश्चन 6 में सेक्शन 13 लिखा हुआ है, सर्विसेज की बात हो रही है, ये गुड्स वाला पॉइंट नहीं है। अब देखें ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। देखो सर्विस कौन सी डेट पे प्रोवाइड की गई वो बोला है 10 नवंबर, इनवॉइस कब इशू हुआ वो भी बोला है, और पेमेंट का क्या है वो स्टेटस भी दे रखा है। अब बताओ इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या लेट हो गया, लेट हो गया, क्योंकि आप ऑन और बिफोर पे ही चल रहे हो। सर्विसेज में 30 डेज वाला पॉइंट था, वो आप भूल गए, है ना। प्रोविजन याद ही नहीं रखोगे तो क्या फायदा होगा सॉल्व करने का। सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 13 है, रूल नंबर 47 है, वहाँ बोला था सर्विस प्रोवाइड करने के अगले 30 दिन में, या बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले हो तो 45 डेज में इनवॉइस इशू करो तो चलेगा। तो उस हिसाब से लेट हो गया या टाइम पे, तो फिर तो ऐसे प्रोविजन मिक्स मत करो, याद रहने चाहिए। तो इनवॉइस जो है वो टाइमली इशू हो गया है। मुझे डेडलाइन बताओ कि लास्ट डेट कौन सी थी इनवॉइस इशू करने की इस केस में। अगर 10 नवंबर को सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो व्हाट इज द लास्ट ड्यू डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। ये तो चलो हो गया टाइम पे, बट लास्ट डेट क्या थी, वो एक दिन का क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो करेक्ट डेट मुझे बताओ, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर। बाकी और किसी का कोई आंसर, ऐसा 10 दिसंबर बोल रहे हैं, मन में 9 या 11 तो बोल सकते हो, क्या पता वही सही है। 11, बाकी 9 वाला कोई एक तो बोलो, नहीं, ठीक है। 10 और 11 दो में से फाइनल करना है, कैसे गिनना है वो देख लो। 10 नवंबर को सर्विस दी गई, 10 नवंबर काउंट होगी या 11 से स्टार्ट करोगे, 11 से स्टार्ट करोगे। कितने दिन है अपने पास, 30 डेज। नवंबर में 20 दिन बाकी है ना पूरे, तो वो 20 डेज तो यूज हो गए, और 10 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ 31st डे नहीं है, 30th डे है। 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। 10 नवंबर को सर्विस दे दी ना, उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो आपका काउंट स्टार्ट होगा 11 नवंबर से और एंड होगा 10 दिसंबर पे। और क्योंकि 30 डेज बोला है, 1 मंथ नहीं बोला है, तो हमें एक एक दिन गिनना पड़ेगा। यही अगर 1 मंथ बोला होता है ना, तो अपने क्या करते हैं, सीधा मंथ ऐड कर लेते हैं कि भाई 10 नवंबर है तो उसमें आप सीधा नवंबर में एक प्लस करके उसको दिसंबर कर दो, वैसे हो जाता है। लेकिन 30 डेज बोला होता है तो आपको एक एक दिन काउंट करना होता है, बिकॉज 1 मंथ एंड 30 डेज इज टेक्निकली डिफरेंट। 30 डेज बोला है तो एग्जैक्ट 30 डेज, 1 मंथ मतलब सीधा मंथ ऐड कर दो, क्योंकि महीना 28 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है, वो वेरिएशन है। तो आपको डेज बोले हुए ना, तो एक्चुअल में गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास डेडलाइन थी 10 दिसंबर, इशू हो गया इनवॉइस 30 नवंबर को, तो वेल बिफोर द ड्यू डेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनवॉइस की डेट यूज कर सकते हो। अब इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस 30 नवंबर। वैसे ही सेकेंड एंट्री देख लेते हैं।
बोलो क्या आएगा आंसर? ये एडवांस पेमेंट है क्या? सोच के बताओ, ये पेमेंट एडवांस है? नहीं, क्योंकि सर्विस किस दिन दी गई? 10 तारीख को, पेमेंट उसके बाद है ना। तो आप कंपैरिजन प्रोविजन और सर्विस की डेट से करोगे अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वेदर इट इज एडवांस और नॉट। तो अगर 10 नवंबर के पहले पैसा आ गया होता तो एडवांस होता। टेक्निकली क्या होता है, मैंने सर्विस दी, उससे पहले आपने पैसा दे दिया तो बोला एडवांस, सर्विस देने के बाद पे कर रहे हैं तो एडवांस नहीं है, तो दिस इज नॉट एडवांस वाली सिचुएशन। तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, आपका आंसर आएगा 15 नवंबर। ठीक है। थर्ड एंट्री में यहाँ पे 2 पार्ट में पेमेंट है, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी 2 पार्ट में निकलेगा। डेट सेम भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है, दैट डिपेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है आपका? सेम ही है ना जो ऊपर था वही। और रिमेनिंग पार्ट वाले में 30 नवंबर आ रहा है ना। देखो आंसर चेंज हो गया। तो एक ही टॉपिक है, एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्योंकि पार्ट पेमेंट है तो टाइम ऑफ सप्लाई 2 अलग अलग आ रहे हैं दोनों पार्ट्स के लिए, और एडवांस दोनों ही नहीं है, दोनों नॉर्मल पेमेंट्स ही है। फोर्थ वाले में देखो, अब इसमें ना फोर्थ वाले में क्योंकि आपको एडवांस दिख रहा है ना, अब इसमें ये क्लैरिफिकेशन फिर चाहिए, बोले सर 1000 रुपये से ज़्यादा एडवांस है या 1000 रुपये से कम, क्योंकि यहाँ तो प्रोविजो है ना, नोटिफिकेशन है नहीं। अपने मान लेते हैं ना 1000 से ज़्यादा है तो क्या वो पॉइंट यूज़ भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लो कि जो भी पेमेंट है 6 तारीख को और 9 तारीख को वो कितना है, 1000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा आप बता दो। तो अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा पे किया है तो फिर रिसिप्ट बेसिस पे या पेमेंट बेसिस पे इमीडिएट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वही होता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई 6 तारीख होगा, सेकंड ट्रांजैक्शन भी तो एडवांस ही है ना, 10 तारीख से पहले ही पेमेंट आ गया, तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई वो 9 तारीख होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये अजम्पशन पे चल रहे हैं कि 1000 रुपीज़ से ज़्यादा आपने पर इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो दैट मीन्स वहाँ पे इमीडिएट आपको रिसिप्ट बेसिस पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखें फिफ्थ वाले केस में। फर्स्ट केस में क्या होगा, 6 तारीख वाले में एडवांस मान लेते हैं 1000 रुपये से ऊपर, सेम अजम्पशन पे चलते, तो वही डेट आ जाएगी 6 नवंबर। और सेकंड वाले पार्ट में वो एडवांस नहीं है ना, तो नॉर्मल अपना इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। 6th एंट्री देखो आप, 6th वाले में क्या आंसर आएगा बताओ। टेन नवंबर या 12 दिसंबर? 10 नवंबर। इनवॉइस लेट हो गया ना, 30 डेज आपको भूलना नहीं है। अपन ने अभी बात की ना 10 दिसंबर लास्ट डेट है, ये इनवॉइस 2 दिन लेट आया तो ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं है, तो अपने को प्रोविजन और सर्विस की डेट लेनी पड़ेगी 10th नवंबर, कंपेयरिंग दैट विद द पेमेंट डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर आ गया 10th नवंबर। 7th वाली एंट्री देख लो, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। इनवॉइस तो लेट ही चल रहा है और यहाँ तो एडवांस है, तो एडवांस वाले में तो एडवांस की डेट आ रही है क्योंकि अपन 1000 रुपये से ऊपर वाला अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 5 नवंबर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करें, 10 नवंबर। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई कन्फ्यूजन है इन बिटवीन तो आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं सबका आ रहा है तो अपने भी आगे चल रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है तो बोलो, पूछना है कुछ कोई एंट्री में, सबका खुद से सॉल्व हो रहा है ना। लास्ट एंट्री में अगेन 10th नवंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका 6th वाला क्वेश्चन पूरा सेक्शन 13 को कवर कर रहा था, वो हमने देख लिया। 7th भी देख लेते हैं, ये भी आपका आ जाएगा, वाउचर वाला है। जो फर्स्ट सर्विस आपने अवेल की वो 1 जनवरी को की, उसी दिन सामने वाले ने आपको वाउचर दे दिया। अब ये परचेज्ड वाउचर है, फ्री वाउचर है, डिपेंड करता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि वाउचर वाले केस में जब आप कोई सर्विसेज अवेल करने जाते हो ना, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको तभी वाउचर इशू कर देते हैं, केवल नेक्स्ट टाइम आओगे सेम सर्विस अवेल करने हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट कर देंगे। ये स्कीम होती है अपना रेवेन्यू जनरेट करने की। यूजुअली क्या होता है, जैसे मुझे ध्यान है पिज्जा हट वाला ये ऑफर करता था काफ़ी टाइम पहले, अभी नहीं करता है, लेकिन कुछ साल पहले उनकी ये स्कीम रहती थी। आप अगर पिज्जा हट में डाइनिंग के लिए जा रहे हो तो जो बिल आता है ना, वो बिल में ना नीचे एक 15% का डिस्काउंट कूपन होता था। तो उसमें ऐसा है कुछ आपको उस पर कुछ कोड मैसेज करना होता था या कुछ सर्वे फॉर्म भरना होता था। तो बोले आप ये सर्वे फॉर्म भर दो ये लिंक पे जाके, और आप ये बिल संभाल लो, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना तो आपको 15% डाइन इन पे डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो 15% डिस्काउंट वाला जो कूपन है वो कुछ 1 मंथ तक ही वैलिड होता था, बहुत शॉर्ट वैलिडिटी। अब यूजुअली उनका जो एनालिसिस है, क्योंकि जब आप जाते हो ना ये सब रेस्टोरेंट्स में, तो वो लोग है ना वो बिलिंग के टाइम पे आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, होता है ऐसा, नाम और मोबाइल नंबर उनके पास स्टोर्ड ही होता है। अगर आप रेगुलर जाते हो तो उनके सर्वर में स्टोर्ड है। उससे ना वो डेटा एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर कितनी बार रिपीट आता है, कितने टाइम में रिपीट करता है। एक बार आया है डाइनिंग के लिए
तो नेक्स्ट टाइम कितने इंटरवल के बाद आता है। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि यूजुअली ये पिज्ज़ा और ये सब जंक फूड वाली चीज़ें हैं, और वो भी सेम रेस्टोरेंट में, आप 1 महीने में 2 बार तो रेयरली जाते होगे, कस्टमर नहीं जाता है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, 15% का डिस्काउंट कूपन डाल दिया। अब कितने लोग होते हैं डिस्काउंट वसूल करने के चक्कर में वापस चले जाते हैं, होता है ऐसा, आपने बहुत बार ऐसा करते हैं, उससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है और वो साइकिल चलता है। अगली बार जाओगे ना फिर से वही देगा, सर्वे फॉर्म भरो 15% डिस्काउंट, आप बार बार जाते रहोगे। तो वो ट्रिक करते हैं कि उससे उनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। उनको पता है कस्टमर एक बार आता है पिज्जा खाने हमारे यहाँ, अगर उसको पिज्जा खाना भी होगा तो नेक्स्ट टाइम शायद दूसरी जगह जाएगा, लेकिन हमारे पास 1 महीने के अंदर वापस नहीं आएगा। तो कूपन वो लोग ऐसा रख देते हैं। तो वाउचर आपको इशू कर दिया उन्होंने सेम डेट पे जब आप सर्विस अवेल करने आए थे, कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो वाउचर आप यूज कर सकते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये वाउचर की लास्ट डेट जो है वैलिडिटी की, वो पूरे 1 साल की है, 31 दिसंबर तक अलाउ किया, और वाउचर का रिडेम्पशन इन बिटवीन अक्टूबर में आपने कर लिया। अब डिटेल में ये देख लो कि जो वाउचर इशू किया था वो कौन सी सर्विसेज के लिए था, मल्टीपल सर्विसेज का ऑप्शन था या सेम नेचर की। तो अब वाउचर इशू करते टाइम आइडेंटिफाइबल था कि क्या सर्विस इससे इन फ्यूचर यूज होने वाली है था, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ठीक है। तो फिर वो आंसर आपको पता चल गया, 1 जनवरी जो है दैट इज द डेट, और वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो एकदम स्पेसिफिक, ये एक एमसीक्यू के बराबर था। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो ऊपर अपना 4 और 5 जो सम बाकी है ना वो देख लेते हैं। एक बार आप वो इलस्ट्रेशन ही देख लो, मैं सेक्शन उसके बेसिस पे समझा देता हूँ आपको। सेक्शन का जो रेफरेंस है दैट इज 31 सबसेक्शन 4। बीच में मैंने ऐसे 2 टॉपिक्स पेंडिंग रखे थे, एक 31.4 और एक 31.7। तो ये 31.4 और 7 वाले ही 2 सम्स है। पहले 4th वाला देख लो। यहाँ पे बोला है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स? ये सिचुएशन तब आती है जब आप किसी पर्टिकुलर सप्लायर से रेगुलर बेस पे गुड्स खरीदते हैं। बायर सेलर का रिलेशन जो है वन टाइम नहीं है, रेगुलर सप्लायर है, तो रॉ मटेरियल है, असेंबली है, सेमी फिनिश गुड्स है, आते रहते हैं। अब ये सिचुएशन जो है बहुत कॉमन है, बहुत बार ऐसा होता है अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, तो मैं हर बार नया सप्लायर थोड़ी ना ढूंढूंगा। मैं वो कोशिश करूंगा कि एक सप्लायर मिल जाए जो सही रेट पे सही क्वालिटी की चीज़ और एकदम टाइम पे प्रोवाइड कर दे, तो मैं उसी के साथ अपना बिजनेस रेगुलर बेस पे कंटिन्यू करूंगा, बार बार शिफ्ट नहीं करूंगा। क्योंकि तो सप्लाई आता रहता है, वीकली आ रहा है, 15 डेज में आ रहा है, वीक में कभी भी सप्लाई आता है, उसके साथ साथ उसका बिल इनवॉइस आ जाता है। अब जब हम पेमेंट भी करते हैं तो हम कितनी बार लमसम पेमेंट कर देते हैं कि भाई पिछले 5 बिल का पेमेंट एक साथ भेज दिया। ये सब ऑन अकाउंट चलता रहता है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। तो इसी की बात यहाँ पे की है कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बार बार सामान आ रहा है, बार बार पेमेंट भी हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना हो तो फिर क्या करें, तो उसके लिए वही पर इनवॉइस चेक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है वो सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। अब आप डेटा में देख लो, जो डेट्स दे रखी है उससे रिलेट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इनवॉइस जो इशू हुआ पहले ट्रांजैक्शन में वो 1 दिसंबर को इशू हुआ, लेकिन इस इनवॉइस के लिए जो गुड्स रिमूव हुए वो इंस्टॉलमेंट्स में रिमूव हुए। आपने तो बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया, सामने वाला लॉट में गुड्स भेज रहा है, बोले थोड़ा कंसाइनमेंट अभी भेज रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट वीक निकलेगा, इतने दिन में मिल जाएगा, ऐसा सब चल रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल जो है मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, इनवॉइस उसके लिए एक ही बार इशू हुआ है, ठीक है। और एक और नया पॉइंट आ गया, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऐसे ट्रांजेक्शन में काम आता है, ठीक है। देखो रेगुलर आपके यहाँ से सप्लाई आता है, मैं भी रेगुलर पेमेंट करवाता जाता हूँ, कितनी बार फिर क्या होता है, एक बार टैली करना होता है। तो मैं आपको बोलूँगा एक काम करो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज दो, मुझे बता दो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपने कितने गुड्स अभी तक मुझे भेजे और उसके सामने मैंने कितना पेमेंट आपको कर दिया है। मैं भी मेरे सिस्टम में टैली कर लेता हूँ कि कितने बिल्स का पेमेंट बाकी है, तो आगे का पेमेंट करते टाइम मेरे माइंड में भी हिसाब रहे। ऐसा ना हो मैं आपको ज़्यादा पेमेंट भेज दूँ और उतना गुड्स आया नहीं है, या फिर उल्टा ना हो जाए कि आपका बहुत पेमेंट बाकी है, तो वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक समरी हो गया। अब ऐसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्होंने बोला कि आप अभी तक जैसे यहाँ पे अपने रिमूवल की डेट चेक कर रहे थे, फिर हमने जहाँ पे मूवमेंट नहीं था वहाँ अवेलेबिलिटी की डेट चेक कर रहे थे, यही हो रहा था। तो वैसे ही बोले इस सिचुएशन में आप रिमूवल के बदले जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की डेट है ना वो चेक करोगे, समझ आए। तो अपने नहीं कर रहे इनवॉइस वर्सेस रिमूवल, तो यहाँ करना है इनवॉइस वर्सेस स्टेटमेंट। आया समझ में, इतना चेंज है बस और कुछ नहीं, बाकी का पूरा जो क्राइटेरिया है वो सेम है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रिमूवल आप देख लो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो इनवॉइस वर्सेस रिमूवल करोगे तो कौन सा रिमूवल, फर्स्ट या सेकंड, फिर वो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ बोल दिया कि रिमूवल की डेट जाने दो, आप स्टेटमेंट की डेट अज्यूम कर लो। ये 31 सबसेक्शन 4 में क्लैरिफाई कर दिया, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये सम हमें सॉल्व करना है तो बहुत ईजी हो गया। हम इनवॉइस वर्सेस रिमूवल नहीं करेंगे, हम इनवॉइस वर्सेस स्टेटमेंट करेंगे। तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है या लेट हो गया, स्टेटमेंट की डेट से ऑन और बिफोर सेम रूल। तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है ना। अब इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर क्या आ गया 1 दिसंबर, पता चला। एग्जैक्ट सेम, सिर्फ डेट ऑफ रिमूवल के बदले डेट ऑफ स्टेटमेंट, बस इतना आपको चेंज करना है, बाकी कोई उसमें और कंफ्यूजन नहीं। सेकेंड एंट्री भी देख लेते हैं।
अब इसमें स्टेटमेंट पहले इशू हो गया था, इनवॉइस बाद में इशू हुआ तो डिले हो गया। तो स्टेटमेंट की डेट सिलेक्ट कर लो, कंपेयरिंग दैट विद पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो अगेन आंसर क्या आएगा, 5 जनवरी, ठीक है, स्टेटमेंट की डेट। बोलो आया समझ में? तो आपका 31 सबसेक्शन 4 हो गया। अब थियरी आपको रीड करनी है तो आप देख लेना, सेम लैंग्वेज मिलेगी, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन जो है इसके बाद, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कुछ आइडिया है इसके बारे में? अपने अकाउंट्स में शायद पढ़ा भी होगा ना, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये वैसे आज की डेट में थोड़ा सा आउटडेटेड सा हो गया, बिकॉज पहले टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। तो गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ों का जो बिजनेस है ना, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन थी। जैसे आपका ना रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, ऐसा कुछ है, शॉप है, और गारमेंट्स के शॉप जिनकी भी है वो कोई खुद कपड़ा स्टिच करके ड्रेस बना के उसको नहीं लगा रहे। कितने लोग क्या करते हैं, वो रेडीमेड बाई करते हैं, जो टेलर्स हैं या जो भी डिज़ाइनर्स हैं उनसे, और फिर अपने शोरूम में उसको सेल करके मार्जिन अर्न कर रहे हैं। ये बेसिक सा एक ट्रेडिंग का सिस्टम होता है। अब पहले के टाइम पे ये बहुत चीज़ कॉमन थी कि भाई मेरी शॉप है तो मुझे तो बहुत सारा कलेक्शन रखना पड़ेगा। अब शॉप में अगर 2-4 पीस रखे होंगे तो आपको लगेगा इसका कोई कलेक्शन नहीं है, लेना आपको एक ही ड्रेस है लेकिन देखने के लिए 50 चाहिए होते हैं। ये कॉमन बाइंग बिहेवियर है। 2 शॉप है, एक में खाली 10 कपड़े लगा रखे हैं उसने, एक के पास है ना 200 है, लेना आपको एक है लेकिन फिर भी आप वो 200 वाले में जाओगे। तो इसकी वेराइटी बहुत अच्छी है। वो 200 गारमेंट्स देख के ना 180 तो आपने वैसे ही रिजेक्ट कर दिए कि ये तो पसंद ही नहीं आ रहे। देखने आपको 15-20 में से ही है, लेकिन फिर भी ना कलेक्शन होना चाहिए। उससे बायर को लगता है कि इसके पास उतनी वेराइटी है, मुझे ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे तो मैं सिलेक्ट कर सकूंगा। अच्छा, फिर ये भी होता है जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना कन्फ्यूजन, है ना। ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देना किसी को कंफ्यूज करने के बराबर। फिर सोच रहा है यार क्या खरीदूं क्या नहीं। कितनी बार तो वापस आ जाते हैं, बोले समझ ही नहीं आ रहा, कल सोच के वापस आऊँगा, दिमाग ही नहीं चल रहा। तो और ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब ये गारमेंट वाले बिजनेस में ऐसा है कि यूजुअली जो डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करते हैं ना, शोरूम वालों को है ना 10-20-50 ड्रेसेस भेज देते हैं। आप एक काम करो, ड्रेसेस देख लो। फिर क्या होता है, हर एरिया का बायर प्रेफरेंस भी अलग होता है कि उनको क्या कलर्स पसंद आ रहे हैं, कौन कौन से टाइप के ड्रेसेस ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे। तो वो जो शॉपकीपर है वो देख लेगा तो बोले हाँ ये वाले बिक जाएंगे, मैं रख रहा हूँ, बाकी के मैं वापस भेज रहा हूँ। तो सेल ऑन अप्रूवल, कि मैं आपको भेज रहा हूँ गुड्स, जितने अप्रूव करोगे रख लेना, जो बचेंगे वापस कर देना। तो ये कॉमन प्रैक्टिस रही है। आज की डेट में ये टेंशन क्यों खत्म हो गया, बिकॉज व्हाट्सएप और ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है। अब ये गुड्स भेजना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बार बार करना, फिर वापस मंगवाना, इससे बेटर है व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, वीडियो बना के भेज दो, सामने वाला देख लेगा। किसी ने ड्रेस पहन लिया तो एज अ मॉडल किसी का फोटो भेज दो तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये मंगवाना है कि नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और टाइम और एफर्ट सेव हो जाता है। और वो जो स्टॉक में पैसा ब्लॉक होता है ना डिजाइनर का, वो भी बच जाता है कि भाई मैं भेजूँ फिर वापस मंगवाऊँ, इसमें आपने 10-15 दिन लगा दिए, तब तक वो ब्लॉक पड़ा रहा, इससे तो कहीं और बिक जाता वो। तो ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं चलता होगा अभी भी ये सिस्टम। तो इसलिए सेल और अप्रूवल बेसिस वाला जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई अपने कैसे डिसाइड करेंगे वो हमें देखना है। अब ये सेक्शन में आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत एक लेवल उन्होंने बढ़ा दी, कैसे वो भी समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट कंपेयर कर रहे थे, वही बेस वही है, बट इनवॉइस की डेट पे स्टार मार्क था, उसके सामने एक कंडीशन थी, एक ही थी ना, या तो डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ अवेलेबिलिटी या डेट ऑफ स्टेटमेंट। अभी तक वही देखा, अब 2 कंडीशन आने वाली है। तो इनवॉइस की डेट को आप सिर्फ एक कंडीशन से कंपेयर करते आ रहे हो, अब आपको यहाँ पे 2 कंडीशंस के साथ कंपेयर करना है। वो 2 कंडीशंस कौन सी है वो अपने देख लेते हैं, फिर आप एप्लीकेशन भी देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन पे आ जाओ एक बार, पेज नंबर 42 पे, एकदम लास्ट में पॉइंट है 42 में, नीचे 31 सबसेक्शन 7 मिला। देखो उसमें आपको ए और बी जो कंडीशंस दिख रही है ना, वो 2 कंडीशंस है, उन दोनों में से भी विच एवर इज अर्लियर। फिर उसको कंपेयर करना है विद इनवॉइस, अगेन विच एवर इज अर्लियर। जो सिलेक्ट हुआ विद पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। समझ आ गया? तो अभी तक जो हम डेट ऑफ इनवॉइस को किसी एक ही डेट के साथ कंपेयर कर रहे थे और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 डेट्स हैं, तो इन दोनों में से भी अर्लियर, उसके साथ ये कंपेयर होगा, फिर उसके साथ पेमेंट कंपेयर होगा, ऐसे हमें कंसिडर करना है। तो वो कौन सी 2 कंडीशंस है जो इनवॉइस के साथ कंपेयर करनी है वो देख रहे हैं। पहली कंडीशन में उन्होंने बोला है द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे अभी पिछले सबसेक्शन 4 में था डेट ऑफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अप्रूवल वाले बेस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, जिस दिन वो शॉपकीपर ने इंटीमेशन दे दिया कि भाई इतने गुड्स मैं रख रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिए, बाकी के वापस भेज रहा हूँ, दैट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हो सकता है सारे गुड्स रख रहा है, हो सकता है सिलेक्टेड रख रहा है, लेकिन जिस दिन उसने इंटीमेशन आपको दे दिया, मैसेज कन्वे कर दिया, दैट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक डेट होगी। दूसरी डेट देख लो, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये रिमूवल की डेट पे डिपेंड करता है। तो जिस दिन गुड्स आपने रिमूव किए थे उस दिन से 6 मंथ्स काउंट करेंगे, जो डेट आएगी वो सेकंड डेट होगी, ठीक है। तो ये जो हम इनवॉइस की डेट का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला 2 डेट से कंपेयर कर रहे हैं। एक तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई
और एक हो गई डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ्स। तो ये एक डेट, ये दूसरी, इन दोनों को कंपेयर करना है इसके साथ, और इन तीनों में से आप समझ लो विच एवर इज अर्लियर ही करना है, एंड कंपेयरिंग दैट विद द पेमेंट अगेन विच एवर इज अर्लियर, ऐसा होने वाला है। आया कुछ समझ में? कंडीशन क्लियर? अब सम्स में अप्लाई कर लेते हैं, देख लो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। फिफ्थ वाले में फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस आपको दे रखी है, अब इसको कंपेयर करना है कि भाई इसको सिलेक्ट करें या ना करें। तो उसके लिए किससे कंपेयर करेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, और दूसरा डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ्स। तो ये डेट्स निकाल लेते हैं ना एक बार। देखो डेट ऑफ इनवॉइस क्या दे रखी है? 15 दिसंबर 2020। बट ये डेट एक्सेप्ट करने से पहले हमें इसको दो डेट से कंपेयर करना है। पहली डेट तो बहुत सिंपल है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो आपको डायरेक्टली दे रखी है, एंड दैट इज 5 दिसंबर 2020। तो ये डेट तो आ गई। दूसरी डेट में उन्होंने ऐसा बोला है कि डेट ऑफ रिमूवल में 6 मंथ्स ऐड करो और फिर निकालो क्या डेट आ रही है। रिमूवल की डेट आपको दे रखी है 1 दिसंबर और प्लस 6 मंथ्स। अब ये डेट कौन सी आएगी? ये भी थोड़ा ट्रिकी है। 1 जून, जुलाई, मई, सोच लो आराम से, जून आएगी या मई आएगी? आधे लोग मई बोलते हैं हर बार, है ना? आएगा माइंड में, मई भी चल ही रहा होगा किसी के माइंड में, किसी के माइंड में जून। 6 महीने पूरे कौन सी डेट पे होंगे? 1 जून या 1 मई? पहले मंथ तो डिसाइड करें। जून? मई वाला कोई है अभी भी? बोले नहीं मई ही होता है, जून नहीं होगा। बोलो, है कोई? पक्का सब जून बोल रहे हैं? देखो गिन लो ना, दिसंबर का मंथ, क्योंकि फर्स्ट डेट है ना, ये दिसंबर का तो आपका पूरा मंथ काउंट हो गई, और बाकी के पूरे 5 मंथ काउंट होंगे ना, जनवरी से लेके मई तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मई जो है वो 6th मंथ है ना, उसके बाद की डेट आएगी ना। ठीक है, तो मई की स्टार्टिंग की डेट तो आ ही नहीं सकती, मई तो पूरा काउंट करना है, तो ऑब्वियसली वो जून स्टार्टिंग की डेट आएगी। अब चलो जून का मंथ है, ये फाइनल हो गया, लेकिन 1 जून या 2 जून? पक्का फर्स्ट, मतलब आपने 1 दिसंबर को कंसिडर किया, उसके बाद से काउंट नहीं स्टार्ट करेंगे। ये आपको, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट डेट नहीं लेनी है, यहाँ पे डेट लेनी है 2 2021। रीज़न बता रहा हूँ ना क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेरे मन से बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। 2 जून रहने का रीज़न ये है, एक है ना, अपने JIGL में चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट, 4th चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और फालतू सा चैप्टर है एकदम, लेकिन यहाँ पे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सेप्ट भी कर रहे हो फालतू चैप्टर, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे उस चैप्टर के एक प्रोविजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जनरल क्लॉजेज जो चैप्टर है ना, उसका मतलब ही वही है कि उसके अंदर जो भी प्रोविजंस उन्होंने दिए हैं वो ओवरऑल सारे लॉज पे एप्लीकेबल होंगे वेर एवर इट इज नेसेसरी। उसका एक पॉइंट ऐसा बोलता है कि कभी भी आप कोई डेट कैलकुलेशन करते हो ना, बोलते हैं फ्रॉम और टू, फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, तो आपको ना स्टार्टिंग की डेट या एंडिंग की डेट, दोनों में से कोई एक डेट एक्सक्लूड करनी होती है। ये एक जनरल रूल है, दोनों तरफ की डेट इंक्लूसिव नहीं होती। तो या आप फ्रॉम जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो या तो ये डेट एक्सक्लूड करो या लास्ट में एक दिन एक्सक्लूड करो, दोनों डेट इंक्लूड करोगे तो एक डे बढ़ जाता है काउंटिंग में, तो वैसा नहीं करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेट को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जैसे 1 दिसंबर प्लस 6 मंथ्स आप कर रहे हो, तो आपका जो 6 मंथ्स का अकाउंट स्टार्ट होगा वो 2 दिसंबर से होगा। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग वाली जो फ्रॉम वाली डेट है उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो 2 वाली डेट को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आपकी लास्ट ड्यू डेट कौन सी आ गई? 2 जून। ठीक है, तो वो जनरल क्लॉजेज में सेक्शन नंबर 9 है शायद, उसमें ये चीज़ डिफाइन की हुई है, वहाँ से ये चीज़ कैलकुलेशन में यहाँ इम्पैक्ट कर रही है। आया समझ में? वो जनरल क्लॉजेज में टॉपिक ही ऐसा है, उसमें एक और सेक्शन ऐसे बोला हुआ है कि लॉज में जहाँ पे भी ही लिखा है या हिम लिखा है तो उसमें शी और हर इंक्लूडेड है, वो भी क्लियर किया हुआ है। तो बोले फिर वो फेमिनिज्म वाला लेके मत आ जाना, बोले ही लिखा और शी नहीं लिखा, गलत बात है। अब पूरे एक्ट में अगर 100 जगह ही लिखा होगा तो हर जगह ही ऑब्लिक शी लिखेंगे तो पढ़ते पढ़ते कितना कंफ्यूजन होगा, तो वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं लगेगा। तो बोल दिया कि अगर एक जेंडर लिखा है ना तो इम्प्लाइड है वहाँ पे कि ही लिखा है मतलब शी इंक्लूडेड है, तो शी वालों को बुरा नहीं मानना है। बोले हमको एक्सक्लूड कर दिया, हर जगह ही लिखा हुआ है, वो इंक्लूडेड है, वो जनरल क्लॉजेज में मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे सब क्लैरिफिकेशंस वो एक्ट में दिए हुए हैं, वन ऑफ देम इज दिस पॉइंट। क्लियर? तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा आपका? 2 जून। अब देखो 2 डेट आ गई आपकी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और ये 6 मंथ्स वाली, इन दोनों में से क्या सिलेक्ट होगा? विच एवर इज अर्लियर, तो वो डेट आ जाएगी आपकी 5 दिसंबर, ये सिलेक्ट होगी। अब इसको कंपेयर करेंगे विद इनवॉइस, तो कौन सी डेट सिलेक्ट होगी? वापस से ये आएगी ना 5 दिसंबर, तो ये डेट फाइनल हो गई अपनी। अब इसको कंपेयर करना है वर्सेस डेट ऑफ
पेमेंट की डेट कौन सी है यहाँ पे? 25 दिसंबर। फिर से ये डेट आई, ठीक है, पीछा ही नहीं छोड़ रही, बोले और कोई डेट आएगी नहीं, ये फाइनली होगी, तो यही आंसर आ गया ना आपका 5 दिसंबर। तो दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। पता चला कैसे गिनना है? तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेट ऑफ इनवॉइस को हमें दो पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। अभी तक हमने हर सेक्शन में किसी एक ही डेट के साथ उसको कंपेयर किया था, तो दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे उसको गिनना है। अब इसमें जो सेकेंड एंट्री है ना, वो आप खुद से गिनो और मुझे बताओ उसमें फिर आंसर क्या आएगा। आराम से गिन लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर बताओ। 2 जून, मैं भी देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है। एक्सेप्टेंस इज जुलाई, यहाँ पे जो ये डेट है आपकी जुलाई है, 25 जुलाई, और ये डेट तो यही रहेगी ना फिक्स। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। कंपेयरिंग दैट विद इनवॉइस, आपस में बातें मत करो इतनी, नॉमिनेट भी कर रहे हो। सॉल्व करने को बोला है, डिस्कस करने को थोड़ी बोला है। इनवॉइस के साथ कंपेयर करेंगे, फिर से यही आ रही है। फिर इसको पेमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, पेमेंट की डेट 20 जुलाई, फिर भी यही डेट आ रही है, तो फाइनली दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पता चल गया कैसे इम्प्लाई करना है उसको? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। एक बार आप घर पे वापस जाके सॉल्व करोगे ना, सेक्शन खुद से पढ़ोगे विदाउट डिस्टर्बेंस, अकेले बैठ के पढ़ोगे, थोड़ा रिलेट हो जाएगा कि याद हुआ है क्या नहीं। ठीक है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या? नहीं, आंसर ये रहेगा, ये डेट नहीं रहेगी। दिस प्लस 6 मंथ्स, ये रेफरेंस डेट है, तो डेट ऑफ रिमूवल आंसर नहीं है, आंसर ये है अपना 2 जून, ऐसा। ठीक है, क्लियर? बोलो, और कुछ कंफ्यूजन इसमें आ गया समझ में? तो इलस्ट्रेशन अपने सारे ये वाले कंप्लीट हो गए। बीच में और एक आध पॉइंट था, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला था, एक 4 वर्किंग डेज वाला था, वो कंप्लीट कराना। सेक्शन 14 जो चल रहा था ना अपना, उसमें देखो ना पेज 49 पे एक कंडीशन है, वो कल डिस्कस नहीं करवाई थी मैंने। ये एक स्पेशल केस है, नॉर्मल तो अपन ने सेक्शन 14 देख लिया, ये सेक्शन 14 में एक स्पेशल केस है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे गिनना है और क्या है। एक बार बता देता हूँ कंडीशन कैसे इंटरप्रेट करनी है। ठीक है, जब भी सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा तभी ये कंडीशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, वो भी आप ध्यान रखना। मतलब इन बिटवीन रेट चेंज हुआ है तो ये पॉइंट आएगा। इसमें अपने जो डेट ऑफ पेमेंट वाली बात करते हैं ना, उस पर जो स्टार मार्क में लगाता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, विच एवर इज अर्लियर, यही अपने करते हैं। उस पॉइंट को रिलेट करते हुए ये कंडीशन है, और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको उसमें विच एवर इज अर्लियर नहीं करना है, उसके बदले कोई एक पर्टिकुलर डेट ही सिलेक्ट करनी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन किया। अब वो जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है डेट्स का, उससे समझ आ जाएगा। एक तो बोला पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने मेरे बुक्स में एंट्री कर ली कि पेमेंट आ गया। उसके बाद इन बिटवीन रेट चेंज हुआ, सेक्शन 14 का इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो डेट ऑफ पेमेंट के अपने 2 क्राइटेरियाज हैं, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, ये दोनों के बीच में रेट चेंज हुआ है, ये यहाँ से पता चल रहा है। और दूसरी कंडीशन वहाँ पे नेसेसरी वाली ये है कि जिस दिन रेट चेंज हुआ, पैसा उसके 4 वर्किंग डेज के बाद मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस पॉइंट, अदरवाइज ये पॉइंट बीच में नहीं आता। और ये गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1 तारीख को 1 जुलाई को अगर रेट चेंज हुआ है तो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ वो तो स्टेटमेंट में दिख ही जाएगा ना। अगर वो दोनों डेट्स के बीच में 4 वर्किंग डेज का गैप है तो फिर ये पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले तो आप ये समझो 4 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ, तो बैंक हॉलीडेज को आपको एक्सक्लूड करके चलना है। बीच में सैटरडे संडे आ गया वो नहीं, 4 वर्किंग डेज पूरे जो है बीच में इतना गैप होना चाहिए। उसके बाद अगर पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो डेट ऑफ पेमेंट आप कंसिडर करते हो उसमें ये दोनों एंट्रीज में से विच एवर इज अर्लियर नहीं करना है। इसमें आपको एक ही डेट सिलेक्ट कर लेनी है, और वो डेट कौन सी होगी? जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो अपने जो नॉर्मली करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने किस दिन एंट्री की उसको भूल जाओ। जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ सिर्फ उसी डेट को अपने डायरेक्टली डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शंस में अभी तक अपने क्या करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट निकालने के लिए एंट्री और क्रेडिटेड दोनों में से अर्लियर देखते हैं। इस सिचुएशन में अर्लियर नहीं देखना है, सिर्फ क्रेडिट वाली डेट देखनी है। ये एक्सेप्शनल पॉइंट है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। आया समझ में? बोलो, कोई क्वेरी इसमें? अब समझ आ गया? तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी और जिस दिन आपका बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ उसके बीच में रेट चेंज हुआ है, और जिस दिन रेट चेंज हुआ
उसके 4 वर्किंग डेज के बाद एक्चुअली में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। हो सकता है आपने चेक लेट भरा होगा, क्योंकि चेक किसी ने दिया तो आप अभी भरने जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये इतना टाइम गैप क्रिएट हो गया तो बोला डेट ऑफ पेमेंट में फिर 2 कंडीशन नहीं देखनी, सिर्फ क्रेडिट वाली कंडीशन देखनी है और वही डेट ऑफ पेमेंट होगी, और उसी को फिर आप वो डेट ऑफ इनवॉइस से कंपेयर करके टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेना। ये पॉइंट इस तरीके से अप्लाई होगा, बस इसमें इतनी कंडीशन नहीं और कुछ नहीं। इसके पहले एक वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला पॉइंट बाकी है, ये आपको पेज 45 और 46 पे मिलेगा। 45 पे चार्ट में भी है और 46 में उसकी थियरी दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। थियरी में बोला है इट शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बोला कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई सप्लाईज एक्सचेंज हो रहे हैं, सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, एसोसिएटेड मतलब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, वो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, रिलेटेड एंटरप्राइजेस, उस टाइप की बात हो रही है। एक कंपनी आपकी इंडिया में है, एक कंपनी आपकी यूएस में है, और दोनों के बीच में सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो बोला टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें क्या करना है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट, ये 2 डेट्स में से आपको विच एवर इज अर्लियर कर लेना है, सीधा बोल दिया, और उसी से आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन भी नीचे दे रखा है, वो सॉल्व कर लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो देखो ये कंपनी है सोहा प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है। इन्होंने कुछ टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव किए सर्विसेज के फ्रॉम अ यूके बेस्ड कंपनी जॉन लिमिटेड। ऑन 1 जनवरी जॉन लिमिटेड रेज्ड ऑन सोहा प्राइवेट लिमिटेड एन इनवॉइस ऑफ €55,000। ठीक है, एक मिनट, ये 2 डेट्स क्यों आ रही है? सर्विसेज प्रोवाइड करनी, सॉरी वो फुल स्टॉप की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। सर्विसेज जिस दिन प्रोवाइड की गई वो डेट है 1 जनवरी, और इनवॉइस जिस दिन रेज किया वो डेट है 10 फरवरी, जो आगे की डेट है। ठीक है, तो फुल स्टॉप की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, आप देख लेना। फिर जॉन लिमिटेड डेबिटेड इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 25 Feb एंड मेड द पेमेंट ऑन 25 मार्च। जॉन लिमिटेड एंड सोहा प्राइवेट लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ये क्लैरिफिकेशन दे ही दिया। अब बोला इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये आप कैलकुलेट करके बताओ। तो ऊपर जो कंडीशन लिखी थी हमें वही अप्लाई करनी है। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट और डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये 2 ही डेट्स देखनी है और इसमें जो अर्लियर होगा वो आंसर है, इससे आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं। क्लियर? तो डेट ऑफ डेबिट वाली कौन सी एंट्री है, किस दिन हो रहा है ये, 25 Feb, और पेमेंट किस दिन किया, 25 मार्च। तो दोनों में से क्या आएगा, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 25 Feb। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में लिखा होगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, वो पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि ये वाला प्रोविजन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। बस बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं था, मेरी तरफ से सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है सम्स के साथ। टाइम ऑफ सप्लाई अपना यहाँ पे पैकअप। क्लियर? बस इतना रखते हैं, इसमें काफ़ी है आज के लिए। नया टॉपिक फिर कल देखेंगे, और मैंने कल के लिए आपको एमसीक्यूज बोले हुए, कल बोले या परसों बोले, परसों। ठीक है, तो वो सॉल्व कर लेना परसों फिर, और कल मैं नया टॉपिक ले लूँगा।